तो आपने पैसे कमाने तो शुरू कर दिए हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि इसमें से कुछ हिस्सा आपको गवर्नमेंट को भी पे करना होता है? जी हाँ, कमाएंगे आप, पर उसमें से एक पोर्शन आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के ऊपर। जानेंगे कि इनकम टैक्स क्या होता है, किस तरीके की इनकम पे इनकम टैक्स हमें पे करना होता है, किस टाइम फ्रेम की इनकम पे हमें टैक्स पे करना होता है, आखिर हमें कितना टैक्स पे करना होता है और ये टैक्स पे करते कैसे हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड में। चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर इनकम टैक्स है क्या। देखिए, जैसे कि ये नाम बता रहा है, ये एक तरीके का टैक्स है। टैक्स मतलब कि वो भी इनकम टैक्स। बेसिकली ये कहने का मतलब है कि जो हमारी इनकम है उस पे हम एक टैक्स देंगे, एक पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट को पे करेंगे। अब ये गवर्नमेंट को पे क्यों करा जाता है? देखिए, गवर्नमेंट कई सारी चीजें हमारे लिए मैनेज करती है। फॉर एग्जांपल रोड्स हुए, जो कि हम डे टू डे यूज करते हैं, पुलिस हुई, आर्मी हुई, स्कूल्स हुए, हॉस्पिटल्स हुए। तो इन सब को रन करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए पैसा। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रेवेन्यू का जो सोर्स होता है वो होता है टैक्सेशन। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो इंडिविजुअल्स यानी कि आप और मैं, और या फिर कंपनीज या कॉरपोरेशंस, उनको टैक्स करती है। टैक्स कैसे करती है? कि वो कहती है कि भाई आपने जो पैसा कमाया उसमें से कुछ पोर्शन आप हमें टैक्स के फॉर्म में देंगे, और इस टैक्स का यूज करके हम जो पब्लिक यूज की जो चीजें होती हैं उसमें उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से जो ये इनकम टैक्स होता है, बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी कंपनी की इनकम पे टैक्स लगाया जाता है। ओके। अब इसमें ये समझने वाली बात है सबसे पहले कि कौन सी इनकम पे टैक्स लगाया जाता है। ठीक है। तो इसमें हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम, ग्रॉस इनकम क्या होता है? मान लीजिए आपने जो है 20 लाख रुपए कमाए, फॉर एग्जाम्पल। तो ये 20 लाख रुपए आपकी ग्रॉस इनकम हो गया। पर सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है नहीं, हम इसको लेके आपके टैक्सेशन नहीं करेंगे, हम आपको कुछ बेनिफिट्स देंगे। अब वो बेनिफिट्स हो सकते हैं आपके फॉर्म ऑफ एग्जेम्पशंस हो सकते हैं। कुछ एग्जेम्पशंस गवर्नमेंट ऑफर करती है या कुछ डिडक्शंस गवर्नमेंट ऑफर करती है। बेसिकली कहने का मतलब ये होता है कि भले ही आपने 20 लाख रुपए कमाए हो, पर गवर्नमेंट इस पूरे 20 लाख पे टैक्स नहीं चार्ज करेगी। वो आपको कुछ कंडीशंस होंगे जो कि एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस लिस्ट में आते हैं। और मान लीजिए आपको 2 लाख रुपए का एग्जेम्पशन मिल गया, और मान लीजिए 1 लाख रुपए का डिडक्शन मिल गया। तो अब आपकी जो इनकम होगी, ग्रॉस इनकम थी 20 लाख रुपए, इसमें से 2 लाख रुपए का डिडक्शन माइनस हो गया, और 1 लाख रुपए का, सॉरी, 2 लाख रुपए के एग्जेम्पशन माइनस हो गए, और 1 लाख रुपए का डिडक्शन माइनस हो गया। तो ये आपके बचा 17 लाख रुपए। गवर्नमेंट ये कहती है कि हम आपका 20 लाख रुपए पे टैक्सेशन ना लेके 17 लाख रुपए पे टैक्सेशन करेंगे, और इसको कहा जाता है टैक्सेबल इनकम। तो जो आपकी ग्रॉस इनकम होती है, अब ग्रॉस इनकम आपकी कई सोर्सेस हो सकती है। मान लीजिए आपकी सैलरी आ रही है, मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, मान लीजिए आप ट्रेडिंग करते हैं, मान लीजिए आपकी कोई रेंटल इनकम आ रही है, मान लीजिए आपको कुछ इंटरेस्ट अमाउंट आ रहा है आपके सेविंग्स में या फिर आपके एफडीज में। ठीक है। तो ये जो कई तरीके की ग्रॉस इनकम्स होती हैं, गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम इस ग्रॉस इनकम पे नहीं करेंगे। आपको ग्रॉस इनकम किस हेड से आई है उसके बेसिस पे आपको अलग अलग तरीके के डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस ऑफर करते हैं। तो इसके जब ग्रॉस इनकम से आप इन चीजों को मिनिमाइज करेंगे तो जो आपको मिलेगा वो आपका टैक्सेबल इनकम आएगा। अब ये तो हमने समझ लिया कि किस इनकम पे टैक्स पड़ेगा।
लेकिन अब हमें ये समझना ज़रूरी है कि कौन से टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, किस समय हमने ये पैसा कमाया, जिस पे ये टैक्सेशन होगा। तो अब कॉन्सेप्ट समझते हैं एक फाइनेंशियल ईयर का, असेसमेंट ईयर एंड टैक्स ईयर। देखिए, एक कैलेंडर ईयर जो होता है वो चलता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, राइट? पर एक फाइनेंशियल ईयर इंडियन टैक्स सिस्टम के लिए चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो अगर हम इस साल की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल 2026 और ये चलेगा 31 मार्च 2027। ये हो गया फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे कैलेंडर ईयर को फॉलो नहीं किया जाता है, हम फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं। तो जब भी हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलता है, और हमें जो भी हम इनकम इस टाइम फ्रेम के अंदर कमाएंगे उस पे हमें टैक्स देना होगा, और ये हर ईयर होता है। जैसे पिछले साल की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 का हमें इनकम देख के उसके ऊपर टैक्स पे करना होगा। इसके बाद बात आती है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर बेसिकली ये बताता है कि किस साल में आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होगा, या आपके इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट किया जाएगा। देखिए, मान लीजिए आप हम पिछले साल का एग्जांपल लेते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर हो गया हमारा 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026। ठीक। अब जब ये ईयर फिनिश, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर फिनिश हो गया, तो इसके तुरंत बाद वाला जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसे हम लोग कहेंगे असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर चलेगा 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027। असेसमेंट ईयर को आप ऐसे समझिए कि किस ईयर में मेरी इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट किया जाएगा। तो आपने जो भी इनकम या इस फाइनेंशियल ईयर में कमाई है, उसका रिटर्न फाइलिंग आपको अगले ईयर में करना होता है, और उसको असेसमेंट ईयर कहा जाता है। वर्ड में ही है कि असेस किया जा रहा है कि जो आपने पिछले साल जो पैसे कमाए हैं वो आपने उसमें कैसे रिटर्न फाइलिंग करी है, कितना टैक्स पे किया है, कैसे क्या हुआ है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है। और अब इस चीज थोड़ा सा इस कंफ्यूजन को सिंप्लीफाई करने के लिए एक बहुत ही नहीं क्या मतलब नई चीज लाए हैं जिसे कहते हैं टैक्स ईयर। टैक्स ईयर कुछ नहीं है, बस वो फाइनेंशियल ईयर का नाम चेंज करके टैक्स ईयर कर दिया है। तो इस केस में भी 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 कर दिया है। तो अब कई लोग इसको टैक्स ईयर कहने लगे हैं, ताकि ये जो कंफ्यूजन है इसको दूर करने के लिए, कि अब हम सिंपली ऐसे बोलेंगे कि भाई टैक्स ईयर किसकी बात हो रही है। तो अगर आप रिटर्न फाइलिंग भी कर रहे हैं तो आपसे फिर असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर नहीं कोई डिस्कस करता, सीधे बोलेगा टैक्स ईयर कौन सा है। तो आप ये बोलेंगे भाई मेरा टैक्स ईयर अप्रैल 25 से मार्च 26 का है। तो इससे जो है, जो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था फाइनेंशियल और असेसमेंट ईयर का, वो खत्म हो गया है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपको कौन से टाइम फ्रेम की इनकम की बात अगर कोई कर रहा है, तो या तो आप फाइनेंशियल ईयर यूज कर सकते हैं, या तो आप टैक्स ईयर, जो कि अब लेटेस्ट में टैक्स ईयर का एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। अब हमने ये समझ लिया कि हमें किस टाइम फ्रेम, हमने ये समझ लिया कि हमें इनकम टैक्स क्यों पे करना होता है, किस इनकम पे हमें टैक्स पे करना होता है, किस टाइम फ्रेम के पे हमें टैक्स पे करना होता है। अब हम समझते हैं कि हमें कितना टैक्स पे करना होता है, और ये हमें बताता है टैक्स रेट। अब टैक्स रेट के केस में इंडियन गवर्नमेंट ने अभी हमें दो तरीके के रिजीम दे रखे हैं। एक है ओल्ड रिजीम और एक है न्यू रिजीम। इन दोनों रिजीम्स में क्या होता है कि डिफाइन करी जाती हैं टैक्स स्लैब्स। टैक्स स्लैब्स क्या होती है, वो बेसिकली हमें ये बताता है कि हमें अगर हमारी इनकम इतनी है तो हमें इतना टैक्स पे करना है, अगर हमारी इनकम उतनी है तो हमें उतना टैक्स पे करना है। ओल्ड रेजीम में क्या था कि आपका जो टैक्स स्लैब्स थी वो हायर थी, मतलब आपको लेस इनकम पे भी
हायर टैक्स देना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे आपको एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस अवेलेबल थे काफी सारे। न्यू रिजीम में क्या किया गया है कि हायर इनकम पे भी आपको टैक्स कम पे करना होगा, लेकिन यहाँ पे एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस की लिस्ट बहुत कम कर दी है। अब बहुत ही गिने चुने एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस आपको अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें जो टैक्स स्लैब है उसको कम कर दिया गया है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, जो हमारे टैक्स स्लैब्स हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ये हमारा न्यू टैक्स रिजीम है और ये हमारा ओल्ड टैक्स रिजीम है। तो न्यू टैक्स रिजीम अगर आप देखिए तो आपको जो 30% का जो स्लैब आ रहा है वो एक्चुअली में अबव 24 लाख रुपीज आता है, जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब है। पर अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में देखेंगे तो अबव 10 लाख पर ही आपका ये 30% का टैक्स रेट लगना शुरू हो जाता है। लेकिन सिर्फ ये देख के आपको नहीं डिसाइड करना है कि कौन सा टैक्स रिजीम बेटर है। हर केस में अलग अलग हो सकता है। अगर आपके पास काफी सारे पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस की लिस्ट में आते हैं, तो हो सकता है आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर हो। वहीं अगर आपके डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस में बिल्कुल जीरो है तो फिर हो सकता है आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम फेवरेबल हो। तो ये जब आप टैक्स फाइल करेंगे तो आपको उस समय ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेटर है या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर है। तो ये तो होगी बात हमारी कि टैक्स कितना हमें पे करना होता है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि टैक्स पे करते कैसे हैं। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अब देखिए गवर्नमेंट है बहुत क्या कहते हैं, मतलब क्लेवर। वो क्या कहती है कि मान लीजिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है दो चीजों का। एक होता है एडवांस टैक्स, टैक्स भी ये एडवांस में लेते हैं, ठीक है। दूसरा चीज आती है टीडीएस का, या फिर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। चलिए एक एक को लेके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडवांस टैक्स की। अगर हम फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2025 से मार्च 2026 की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आपका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 25 से मार्च 26 तक चलेगा, ठीक है। लेकिन आपको जो हमें जो टैक्स आपकी लायबिलिटी बनेगी एंड में, वो आप हमें मार्च 26 के बाद नहीं पे करेंगे, आपको इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही हमें पे करना पड़ेगा पूरा। कैसे पे करना पड़ेगा? एडवांस टैक्स के रूप में। और इसको आपको 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना पड़ेगा। 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना पड़ेगा, जिसकी इंस्टॉलमेंट्स आती हैं आपकी, एक आती है जून में, एक आती है सितंबर में, एक आती है दिसंबर में और एक आती है मार्च में। यानी कि जून 25, मार्च 2025, दिसंबर 2025 और मार्च 2026 तक। इन 4 इंस्टॉलमेंट्स में जो भी आपका फाइनल टैक्स का बर्डन आएगा इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो आपको हमें एडवांस में मार्च 26 तक पूरा पे ऑफ कर देना है। अगर आप यहां तक पे नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा कि आप पे पेनल्टी और फाइन लगेगा। और इसमें काफी हेफ्टी पेनल्टीज पड़ती हैं, करीब 1% पर मंथ का भी आपको पेनल्टी पड़ती है इसमें। तो काफी इसमें पीनलाइज करती है गवर्नमेंट अगर आप इनकम टैक्स टाइमली इनको सबमिट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट आता है टीडीएस का, या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, तो इसमें टैक्स सबमिशन का जो बर्डन है आपके एम्प्लॉयर पे डाल दिया जाता है। बर्डन नहीं, मतलब कंप्लायंस की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा कि एम्प्लॉयर जो है आपकी सैलरी देने से पहले ही टीडीएस डिडक्ट करके आपको सैलरी देगा। तो इससे क्या होता है कि हर मंथ आपकी सैलरी में से कुछ टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे होता चला जाता है। तो इससे गवर्नमेंट के पास एक तो टैक्स आ जाता है और प्लस उनके पास रिकॉर्ड्स आ जाते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है। तो ये एक तरीके का टैक्स है जो कि आप नहीं पे करेंगे एज एन इंडिविजुअल, आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे करता चलेगा। तो आपको एडवांस टैक्स का भी ध्यान रखना है, प्लस आपको टीडीएस का भी ध्यान रखना है
कि ये दोनों चीजें आपको टाइमली आपकी फाइल होती रहनी चाहिए। इसके बाद जो एंड चीज आती है वो होता है आईटीआर फाइलिंग या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। अब जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर था, जैसे हमने बात करी अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक, ठीक है। अब ये तो आपका फाइनेंशियल ईयर हो गया, ठीक। इसके बाद हमने बोला था कि ये खत्म होने के बाद आपको अब अपने टैक्सेस की डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी होगी। जो आपको टैक्स भरना था वो तो आपको इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही करना है, मतलब आपको जो टैक्स पे करना है वो आपको इसी के अंदर ही करना है। पर जो कंप्लायंस या डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है या रिटर्न फाइलिंग होती है वो आपको अलग अलग तरीकों से, मतलब कि अगर आप सिर्फ एक इंडिविजुअल हैं तो आपकी डेट होती है 31 जुलाई, कि आपको 31 जुलाई 2026 तक अपनी फाइलिंग पूरी करनी होती है। वैसे ही अगर आप बिजनेस ओनर हैं या आप एक कंपनी है तो उसके अलग अलग डेट्स होते हैं, कि डेडलाइंस होती है कि आपको इस तारीख तक अपना आईटीआर फाइल करना होता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि क्या आप आईटीआर फाइल करते हैं कि नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम पे करते हैं या न्यू टैक्स रिजीम पे करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो लाएं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, हम लोग जरूर उस पर वीडियो लेके आएंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।